अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डेडलॉक अवॉइडेंस जो एल्गोरिदम है वो पढ़ा, जो है आपका बैंकर्स एल्गोरिदम। उसके अंदर हमने ये देखा कि सेफ्टी एल्गोरिदम क्या होता है, और फिर रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिदम जो इसके अंदर होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ बैंकर्स एल्गोरिदम। और उसके ऊपर फिर हमने एक एग्जांपल देखी कि हम कैसे सेफ स्टेट्स में लेके आ सकते हैं, डेडलॉक जो है वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो वो आपने एक सिनारियो देखा और उस सिनारियो को हमने वन बाय वन हर प्रोसेस को प्रोसेस किया, और उसमें ये देखा कि हमारे पास सेफ स्टेट्स में कौन कौन से हैं, नंबर 1, नंबर 2, और किस सीक्वेंस में हैं। तो हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस थे वो सारे सेफ सीक्वेंस में आ गए थे। ठीक है, अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है कि डेडलॉक से रिकवरी हम कैसे लेंगे, अब कैसे करेंगे, प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है, और रिसोर्स प्रीएम्पशन क्या होती है। तो पहले मैं आपको ये बताऊं कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिस पर आप डेडलॉक एल्गोरिदम अप्लाई कर लेते हैं, बैंकर्स एल्गोरिदम या कोई और एल्गोरिदम, और वो उससे भी सेफ स्टेट में नहीं आते किसी भी वजह से। तो फिर हम उस डेडलॉक या उस प्रोसेस को डेडलॉक से कैसे निकालेंगे, जो एल्गोरिदम से जो हमने इससे पहले पढ़ा वो उससे रिकवर नहीं होते, मतलब सेफ स्टेट में नहीं होते और अनसेफ स्टेट में रह जाते हैं। जो आपको लास्ट एल्गोरिदम में मैंने आपको एक एरे बनाया था, उसमें से हम ट्रू ट्रू कर रहे थे, उसमें से सारे ट्रू हो गए थे, मतलब सारे सेफ स्टेट में हैं। अगर उसमें से कोई फॉल्स आखिर में रह जाता, कोई ऐसा प्रोसेस जिसकी डिमांड जो है अवेलेबल, जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास अवेलेबल तब भी कम थी, तो वो जाहिर सी बात है आपके पास अनसेफ स्टेट में रह जाते हैं। तो उस तरह प्रोसेस जो हैं उसके डेडलॉक से हम कैसे रिकवर करेंगे, तो वो ज़रा देखते हैं। वंस द सिस्टम इज़ इन डेडलॉक इट कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, the processes and the resources are two main entities involved in the deadlock. There are two techniques in this regard to recover a system from the deadlock. नंबर 1 आपका है टर्मिनेशन, प्रोसेस टर्मिनेट करेंगे, और दूसरी ये है कि आप रिसोर्स डी एलोकेट करते हैं। अब आप ऐसे सिचुएशन में आ गए कि आपने डेडलॉक जो है वो अवॉइड नहीं हो रहा, तो आपने उसको ख़त्म करना होता है किसी भी तरीके से, क्योंकि प्रोसेस और रिसोर्स, ठीक है, ये हमारे पास दो मेन एंटिटीज़ हैं जो कि डेडलॉक की मतलब डेडलॉक वजह बनती है, डेडलॉक बनाने का वजह बनती है। तो उसमें से दो टेक्निक ऐसे हैं, नंबर 1 प्रोसेस टर्मिनेट करेंगे या तो, और या दूसरा ये है कि आप उससे रिसोर्सेज ले लेते हैं वन बाय वन या यकमुश्त, वो देखते हैं ज़रा। तो उससे क्या होगा कि आपका डेडलॉक ख़त्म हो जाता है। इन दिस टेक्निक प्रोसेसेस जो हैं वो टेकिंग पार्ट इन अ डेडलॉक में बी अबॉर्टेड। जाहिर सी बात है कि जो डेडलॉक है, जो प्रोसेसेस हैं, वो आप उसको ख़त्म कर देते हैं तो जाहिर सी बात उसकी प्रोसेसिंग नहीं होगी, लेकिन एक काम हो जाएगा, डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। देर आर टू अप्रोचेज। नंबर 1, अब ये करेंगे कैसा, तो वो लोग आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आप इस तरह कर सकते हैं टर्मिनेशन, या रिसोर्स की हो या प्रोसेस की हो। In this technique, all the processes they are taking part in the deadlock are terminated regardless of any criteria. नंबर 1 आप ये कर लेते हैं कि आप डेडलॉक में जितने भी प्रोसेसेस आ गए, आपने ट्राई किया नहीं हुआ, उन सारे प्रोसेसेस को आपने टर्मिनेट कर दिया, नंबर 1, तो डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आपने मतलब रिगार्डलेस ऑफ एनी क्राइटेरिया, आप किसी भी तरीके से बस आप उस प्रोसेसेस को ख़त्म कर दें। In this technique, deadlock ends for sure, but cost of the recovery is quite high since the system has to restart all their processes. इससे होगा ये कि ये हमें बड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे प्रोसेस ख़त्म किए, वो 2 थे या 10 थे, क्योंकि वो डेडलॉक उसमें ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो इससे मसला आपको ये होगा कि आपके सिस्टम ने, क्योंकि ये प्रोसेस दोबारा से आपने रीस्टार्ट करने होंगे, तो दोबारा से शायद इसमें से कुछ आपके सेफ स्टेट में चले जाएं, और आपको दोबारा इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मे बी आपने
90% कैलकुलेशन कर रखी हो किसी भी प्रोसेस की या 50%, तो वो सारा टाइम और वगैरह आपका दोबारा ये सारी चीज़ें आपको कॉस्ट पड़ सकती हैं। सेकंड है, मतलब ये फुल एबॉर्शन की बात हो रही थी, और ये सेकंड जो है वो पार्शियल टर्मिनेशन है। पार्शियल में हम क्या करते हैं कि इन दिस टेक्निक प्रोसेसेस आर टर्मिनेटेड वन बाय वन अंटिल द डेडलॉक इज रिकवर्ड। अब इसमें करते ये हैं कि सबको ख़त्म नहीं करते, हम लेट से 3 प्रोसेसेस हैं, तीनों डेडलॉक में आ गए, तीनों किसी न किसी प्रोसेस का वेट कर रहे हैं, तो हम उसमें से पिक करते हैं कि भाई लेट से P2 को हमने टर्मिनेट कर लेते हैं, ये पार्शियल है। P1 और P3 को नहीं करते। अब आप ये इसके जब आप इसको टर्मिनेट करते हैं और इसके रिसोर्स जो हैं वो डीएलोकेट कर देते हैं, तो शायद इससे P1 जो है वो प्रोसेसिंग में आ जाए, क्योंकि वो P1 जो है वो P2 के रिसोर्स का वेट कर रहा था लेट से, तो P1 जो है वो प्रोसेसिंग में आकर उसके वो टर्मिनेट कर जाएगा। और जब आपने P1 को अपने प्रोसेस कर लिया, तो शायद P3 जो है वो P1 के रिसोर्स का वेट कर रहा था, तो P3 को भी रिसोर्सेज मिल गए, तो P1 और P3 जो हैं एक प्रोसेस के ख़त्म करने से दोनों सेफ स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। या किसी और सिनारियो में आप 2 प्रोसेस को ख़त्म कर लेते हैं, तो वो कहते हैं वन बाय वन आप प्रोसेस को ख़त्म करेंगे, उससे ये होगा कि बाकी प्रोसेस जो है ना वो रनिंग में आ जाएंगे, प्रोसेसिंग में आ जाएंगे, तो उसकी वो जो है सेफ स्टेट में आ जाते हैं, तो इसको हम पार्शियल टर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये 2 तरीके हैं आपके टर्मिनेशन करने के। अब प्रोसेस टर्मिनेशन के बारे में आगे वो बोलते हैं, फॉर दिस वी हैव टू चूज विच प्रोसेस टू बी टर्मिनेटेड फर्स्ट, ऑर्डर ऑफ एबॉर्शन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। ये तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे समझा रहा था कि P2 का हमने लेट से कर दिया, लेकिन क्यों मैंने P2 को पिक किया, P1 क्यों नहीं, P3 क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑर्डर्स हैं कि आप कैसे अबॉर्ट कर सकते हैं। प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, आप प्रायोरिटी भी देख सकते हैं कि कौन सा लेस प्रायोरिटी वाला प्रोसेस होगा, तो आप उसको अबॉर्ट कर लें वन बाय वन। हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज़ कंप्यूटेड, आपका एक प्रोसेस जो है वो कितनी उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है, अगर ज़्यादा हुई है तो फिर उसको तो एटलीस्ट ना करो, क्योंकि आपने उसको काफ़ी टाइम दिया था। और दूसरा प्रोसेस लेट से आपने उसका अभी ही प्रोसेसिंग के लिए पिक किया था, तो अभी से ये न्यूली प्रोसेसिंग वालों को साइड पे कर दो, मतलब टर्मिनेट कर दो। एंड हाउ मच लॉन्गर टू द कंप्लीशन, और उसको कितना कंप्लीशन के लिए, और अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो उसको कुर्बान कर दो, और अगर उसको कुछ सेकंड्स चाहिए, कुछ मिली सेकंड्स चाहिए, कुछ मतलब थोड़ा कम टाइम चाहिए, तो उसको एटलीस्ट टर्मिनेट ना करो, क्योंकि वो फिर दोबारा से आपको ये सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज़ यूज्ड, कौन कौन से रिसोर्सेज वो यूज़ कर चुका है और कितने इसको और चाहिए, ठीक है। और अगर डिमांड ज़्यादा होती है तो जाहिर सी बात है फिर आप फुलफिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है और उसकी वजह से कोई और डेडलॉक में आ गया, तो वो डिमांड को भी आप देखते हैं कि उसकी डिमांड क्या है। रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, ठीक है, रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट। अब उसको नीड उसकी कितनी है, रिक्वायर्ड उसको और कितनी है, यूज़ कितना कर चुका है, रिक्वायर्ड उसको कितने हैं। हाउ मैनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड, ठीक है, हाउ मैनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेटेड। अब हमें कितने प्रोसेसेस ख़त्म करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास ये डेडलॉक सिचुएशन जो वो ख़त्म हो सके। 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस, कितने प्रोसेसेस, ये हमें देखने होंगे। इस प्रोसेस इंटरेक्टिव और बेच, अब हमारे पास जो प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव है या बेच है, तो ये दोनों में आपको स्टार्ट के जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बिल्कुल फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेक्टिव क्या होते हैं, बैच क्या होते हैं। अब जाहिर सी बात है बैच का मतलब है कि हमारे पास ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, जिसमें यूज़र की ज़रूरत नहीं होती, और इंटरेक्टिव हमारे पास वो प्रोसेसेस जिसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो रियल टाइम जो सिस्टम्स होते हैं या रियल टाइम जो प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स मैं दे चुका हूँ, बैच सिस्टम्स क्या होते हैं और इंटरेक्टिव। तो हमारे पास वो देखना चाह रहा है कि हमारे पास क्या प्रोसेस इंटरेक्टिव है जिसमें यूज़र की इन्वॉल्वमेंट है इन सिंपल वर्ड्स, और या वो प्रोसेस है जो बैच प्रोसेस है जिसमें यूज़र की ज़रूरत तो नहीं है लेकिन वो ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस हैं। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया था टर्मिनेशन करने के लिए।
अब दूसरा मेथड जो है रिसोर्स डी एलोकेट करने का। एक तो हमने प्रोसेस की बात की ना कि प्रोसेस को टर्मिनेट कैसे करेंगे, तो वो फुल एबॉर्शन था और पार्शियल एबॉर्शन थी। अब हमारे पास सेकंड जो मेथड है वो है रिसोर्स डी एलोकेशन। आप रिसोर्सेज लेना स्टार्ट करो वन बाय वन, लेकिन कैसे करेंगे? इन दिस टेक्निक द रिसोर्सेज आर प्री एम्प्टेड फ्रॉम द प्रोसेसेस फोर्सफुली, कि आप उनसे प्रोसेस प्रीएम्प्ट कर लेते हैं, रिसोर्सेज सॉरी, लेट से प्रोसेस नंबर 1 या 2 से वन बाय वन आप प्रीएम्प्ट कर लेते हैं कि जो आप प्रोसेस हमने दिए थे वो आप वापस वन बाय वन हम उससे लेते हैं। आप देखते हैं कि भाई आपका जो डेडलॉक है वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आपके इस रिसोर्स का प्रोसेस नंबर 2 वेट कर रहा है, 2 के लिए 3 वेट कर रहा है, एंड सो ऑन। नाउ द इशू इज़ टू सेलेक्ट द विक्टिम प्रोसेस हुज रिसोर्स टू बी प्रीएम्प्टेड। अब जाहिर सी बात है, अब हमने इसमें भी जैसे प्रोसेस में देखा, इसमें भी देखना है कि रिसोर्सेज अपने लेने कौन से हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज कॉस्ट, सो अ रिसोर्स विद द मिनिमम कॉस्ट विल बी प्रीएम्प्टेड। अब आपने जाहिर सी बात ये देखना है कि हमें ज़्यादा मसला ना हो जाए, कॉस्ट मतलब हमें लेने के देने ना पड़ जाए, तो आपने ये देखना होगा कि वो रिसोर्स आपने किसी भी प्रोसेस से लेना है जिससे हमें फ़ायदा ज़्यादा और नुकसान कम हो। ठीक है, अब इससे होगा क्या, ये हम इसको रोल बैक बोलते हैं। Another point in this regard is to save the process in some safe state so that it could be restarted from the dead state। मतलब हमने रोल बैक करना होगा इसको कि प्रोसेस से आपने रिसोर्स लिया, तो उस रिसोर्स को उस प्रोसेस को वो रिसोर्स आप बाद में दोबारा से एलोकेट कर लेते हैं। लेकिन इस रोल बैक से क्या होता है कि कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो सेफ स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा? स्टारवेशन का, कि सम प्रोसेसेस में बी पिक्ड अगेन एंड अगेन दैट मे काज स्टारवेशन इन दैट प्रोसेस। टू अवॉइड दिस नंबर ऑफ रोल बैक में बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट फैक्टर। मतलब ये भी हो सकता है ना कि आपने एक प्रोसेस नंबर 1 से लेट से आपने एक दफ़ा रिसोर्स लिया, वो वेटिंग में चला गया, बाकी प्रोसेस जो है ना वो रनिंग में आ गए, डेडलॉक ख़त्म होने वाला है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से जब इसकी बारी आती है तो बाकी प्रोसेसेस या वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि दोबारा डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। फिर आप दोबारा से किसी भी वजह से P1 को फिर से पिक करते हैं और उससे एक रिसोर्स ले लेते हैं, कोई और रिसोर्स। फिर ये बेचारा जो है ना वो वेटिंग में चला जाता है, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। तो वो कह रहे हैं कि इस वजह से वो जो P1 है वो तो स्टारवेशन में चला गया। तो ये हमें ज़रा मसला कर सकता है, तो इस चीज़ को आपने देखना होगा। नहीं सॉल्व करेंगे तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास स्टारवेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।